इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शुरू हो गया इलेक्शन का सबसे बड़ा शो। अब की बार किसकी सरकार? आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। बताऊंगी यूपी पंजाब की हर वो खबर जिसका होगा 2022 के चुनाव पर असर। बिना देर किए सबसे पहले आज की 3 बड़ी खबरों के साथ हम करते हैं शुरुआत, क्योंकि आज की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर मायावती ने आज बड़ी हेडलाइन दी है। 2022 में चुनाव मायावती 2007 वाले फॉर्मूले से लड़ने वाली है, जिसमें दलित, ओबीसी और मुस्लिम के साथ साथ ब्राह्मणों को फिर से जोड़ा जाएगा। 2007 में मायावती ने अपने इसी सोशल इंजीनियरिंग के मंत्र से ही पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। क्या ब्राह्मण कार्ड से 2022 में मायावती के दिन बदल जाएंगे? डिटेल रिपोर्ट आपको मैं बताऊंगी। साथ ही दूसरी बड़ी खबर पंजाब से दूसरी बड़ी खबर है, सिद्धू और कैप्टन के फैसले में देरी से अब सवाल उठ रहे हैं और आलाकमान क्यों नहीं सुना रहा है फैसला? क्या सिद्धू और कैप्टन विवाद में अभी भी कई पेच फंसे हुए हैं? डिटेल रिपोर्ट थोड़ी ही देर बाद। तीसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है। 2022 चुनाव को लेकर बीजेपी के साथ साथ आरएसएस भी अब सुपर एक्टिव मूड में है। संघ और बीजेपी की बैठक लखनऊ में अभी चल रही है और इसी बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। पूरी खबर और डिटेल आपके सामने अब से थोड़ी देर बाद। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2022 की जीत का समीकरण अब सेट करने के लिए ही नए-नए प्लान्स बनाए जा रहे हैं, नए-नए प्लान एक्टिव हो चुके हैं। आज मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने ब्राह्मण कार्ड का ही खुलासा किया है और मायावती ने यह साफ-साफ कह दिया है कि यूपी में ब्राह्मणों को कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने इस्तेमाल किया है। असल में मायावती अपने 2007 की सोशल इंजीनियरिंग के हित कास्ट फॉर्मूले को दोबारा इस्तेमाल करना चाहती हैं। ये कितना कामयाब होगा कुछ महीने में पता चल जाएगा, लेकिन मायावती ने आज ऐलान किया 23 जुलाई को बीएसपी एक ब्राह्मण सम्मेलन बुलाएगी, ब्राह्मणों को बीएसपी के साथ जोड़ा जाएगा। मायावती ने यह भी कहा कि यूपी में ब्राह्मण समाज दुखी है और बीएसपी ही ब्राह्मणों के हित का काम कर सकती है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ने दलितों का शोषण किया है। सतीश चंद्र मिश्रा को मायावती ने ब्राह्मण सम्मेलन की जिम्मेदारी दी है और यह सम्मेलन अब अयोध्या में बुलाया जाएगा। यूपी चुनाव में मायावती के ब्राह्मण कार्ड ने नई सनसनी फैला दी है और यूपी चुनाव में ब्राह्मण इतने जरूरी क्यों हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले सुनिए मायावती ने क्या कहा। ब्राह्मण समाज तो बहुत ज्यादा दुखी है। जिन्होंने पिछले विधानसभा आम चुनाव में बीजेपी के बहकावे में आकर इस पार्टी को बढ़ चढ़कर एक तरफा अपना वोट दिया था और इनकी पूरे 5 साल के लिए सरकार भी बनाई। मैं इनको सन 2007 की तरह फिर से बीएसपी में जोड़ने के लिए इसी महीने 23 जुलाई से मेरे दिशा निर्देशन में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में इनकी धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखकर यह अभियान अयोध्या से शुरू किया जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यूपी के ब्राह्मण समाज के लोग अपने मान सम्मान व सुरक्षा तथा अपनी तरक्की आदि के लिए फिर से बीएसपी से जुड़कर इस बार अपने सर्व समाज की लोकप्रिय सरकार जरूर बनाएंगे। मायावती ने 2007 का जिक्र क्यों किया उसको समझ लीजिए। मायावती ने 2007 में एक नया प्रयोग किया था। 86 सीट पर ब्राह्मण उम्मीदवार उतार दिए थे। मायावती ने इसे सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया। बीएसपी के चुनाव चिन्ह हाथी की पहचान दलित से थी और बीएसपी ने नया नारा दिया था, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा। हाथी नहीं गणेश है, ब्राह्मण विष्णु महेश है। और 2007 में मायावती की सोशल इंजीनियरिंग ये काम भी आई थी। 41 ब्राह्मण बीएसपी के टिकट से जीते और मायावती की बहुमत की सरकार बन गई थी। अब 2007 वाला प्रयोग मायावती दोबारा करने जा रही हैं। उन्हें लगता है कि अगर 2022 में भी 2007 वाला फॉर्मूला चला दिया जाए, जिसमें दलित, मुस्लिम, ओबीसी वोट के साथ साथ ब्राह्मण वोट शामिल थे, फिट बैठ गया अगर ये, तो बीएसपी का हाथी फिर यूपी में उठ खड़ा हो जाएगा। अब सवाल यही है कि यूपी ब्राह्मण वोटर्स का क्या इतना असर है? इसे पिछले चुनावों की टाइमलाइन के जरिए मैं आपके सामने रख रही हूं। उत्तर प्रदेश में करीब 12% ब्राह्मण मतदाता हैं। 2007 विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों का रुझान बीएसपी की तरफ था और दलित, मुस्लिम, ओबीसी के साथ 17% ब्राह्मण बीएसपी के साथ जुड़ गए थे। 403 में से 206 सीटें मिली थी। वहीं 2012 के विधानसभा चुनावों में भी ब्राह्मणों का समर्थन समाजवादी पार्टी को मिला तो अखिलेश यादव सीएम बन गए।
समाजवादी पार्टी 220, बीएसपी 79 और बीजेपी को 47 सीटें मिली थी। 2017 विधानसभा चुनाव में नया पैटर्न चला। करीब 80% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया और 2012 में जो बीजेपी 38 सीट पर थी, 2017 में 324 पर पहुंच गई। 2014 लोकसभा चुनाव में भी 72% ब्राह्मण बीजेपी के साथ थे, 336 सीट बीजेपी जीती थी। और 2019 में ब्राह्मण 72 से सीधा 82% हो जाते हैं, तो बीजेपी गठबंधन 353 सीट जीत पाई थी। बीजेपी की सीट बढ़ने की कई और वजह भी हैं, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि जब जब ब्राह्मण जिस पार्टी के साथ गए, वहां उसी पार्टी की सरकार भी बनी। अब मायावती ही नहीं, ब्राह्मण वोटर्स पर सभी सियासी पार्टियों की नजर है। यूपी के किन जिलों में ब्राह्मण वोटर्स की तादाद सबसे ज्यादा है, यह डिटेल अब आपके सामने होगी, क्योंकि करीब 100 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मणों का डायरेक्ट असर पड़ता है। मथुरा में 17% ब्राह्मण है, बनारस में 16% है, और 15% से ज्यादा वोट वाली सीटें कौन कौन सी हैं, वो डिटेल अब आपके सामने होंगी। इसमें बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर और महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, वाराणसी, चंदौली, कानपुर, इलाहाबाद। अब मायावती अपने 2007 वाले फॉर्मूले को 2022 में भी आजमाना चाहती है, लेकिन क्या बीजेपी को छोड़कर मायावती ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ पाएंगी? इस पर सबकी नजर रहेगी। अब अभी पंजाब कांग्रेस कलह पर एक बड़ी खबर आ रही है। पंजाब की पॉलिटिक्स में अभी कई ट्विस्ट हैं। हरीश रावत को चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंचे अब 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस आला कमान की तरफ से फाइनल फैसला नहीं आ पाया है। फैसले में देरी का मतलब कोई पेच फंसा हुआ है। सिद्धू और कैप्टन की तरफ से आज दिन भर शक्ति प्रदर्शन भी चलता रहा, क्योंकि 24 घंटे में पंजाब से लेकर दिल्ली तक अलग अलग खिचड़ी पक रही है। और ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, उसके लिए 24 घंटे की ये पूरी टाइमलाइन अब आप समझ लीजिए। जहां हरीश रावत के दिल्ली आने के बाद से ही सिद्धू के अमृतसर वाले घर में जश्न मनने लगा, लेकिन उसी दौरान कैप्टन के धुर विरोधी रहे राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा अपने भाई फतेह जंग बाजवा के साथ कैप्टन के फार्म हाउस पर पहुंचे और वहां भी हलचल हो गई। इन दोनों के साथ पंजाब विधानसभा स्पीकर राणा केपी और कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह सोढ़ी भी मौजूद रहे। कुछ देर बाद यह खबर उड़ी कि कैप्टन ने बाजवा को नया अध्यक्ष बनाने का दांव चलाया, लेकिन यह खबर खुद प्रताप सिंह बाजवा ने ही हवा में उड़ा दी। आपके लंबे समय तक डिफरेंसेस रहे, लेकिन कल आपकी अचानक बैठक हुई, तो ये क्या सिद्धू को अध्यक्ष बनाने की बात चली इसलिए, या फिर अब चुनाव आने वाले हैं इसलिए भी कैप्टन का रुख? ये ऐसा नहीं है। हमारा तो है कि इलेक्शन कैसे जीतने। जब मैं ही कैंडिडेट हूँ, ना चीफ मिनिस्टरशिप का कैंडिडेट हूँ, ना प्रदेश कांग्रेस का, तो मुझे क्या जरूरत थी वहाँ जाने की। वो जब निमंत्रण आया और पंजाब की बेहतरी के लिए उन्होंने कहा, बाजवा साहब आप लगातार मुझे भी क्रिटिसाइज करते हो, मुझे चिट्ठियां भी लिखते हो, अब टाइम है, मैं आपके सारे काम करूंगा, आओ मेरे साथ बैठकर अक्रॉस दी टेबल बात कीजिए। अब सूत्रों की माने तो सिद्धू जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, कैप्टन खेमा कोई ना कोई नई खबर फ्लोट कर देता है। उधर सिद्धू भी कैप्टन को बराबर काउंटर कर रहे हैं। कैसे? आज सुबह कैप्टन के गढ़ में और उनके खास मदन लाल जलालपुर से मिलने के लिए वो पहुंच गए। अब फोटो को सिद्धू की टीम ने तुरंत सर्कुलेट कर दिया, ठीक उसी तरह से जैसे कल सीएम हाउस से प्रताप सिंह बाजवा की फोटो को रिलीज किया गया था। शाम होते होते नवजोत सिंह सिद्धू कीरत कोटली के घर पर भी पहुंचे, जो रवनीत बिट्टू के भाई हैं। ये कैप्टन खेमे के बताए जाते हैं। और अभी फाइनल फैसला नहीं आया है, लेकिन सिद्धू और कैप्टन में ताकत दिखाने की होड़ चल रही है। अब कांग्रेस नेता इस बात से इनकार कर रहे हैं। बाजवा भले ही सब कुछ ठीक ठाक कह रहे हैं, लेकिन सच तो यही है कि पंजाब कांग्रेस के भीतर जमकर गुटबाजी हो रही है और नया विवाद अब सुनील जाखड़ के फैसले से पैदा हो गया है। दरअसल सुनील जाखड़ ने कल चंडीगढ़ में विधायकों की मीटिंग बुलाई थी, जिस पर कैप्टन खेमा कह रहा है कि इकाई भंग की गई, तो किस हैसियत से वो मीटिंग बुला रहे हैं? मीटिंग बुलाने का अधिकार सीएलपी लीडर का होता है, जो कि अमरिंदर के पास है। और मीटिंग में एक प्रस्ताव भी पारित कर कांग्रेस आला कमान को अब भेजा गया है। सोनिया गांधी को भेजे जाने वाले इस प्रस्ताव में कहा जाएगा कि सोनिया जो भी फैसला लेंगी वो सबको मंजूर होगा। लेकिन पिछले 24 घंटे में सिद्धू अपनी फील्डिंग सजा रहे हैं, कैप्टन खेमे के विधायकों से भी मिल रहे हैं, वहीं 30 विधायकों के साथ वाली फोटो को भी उन्होंने रिलीज कर दिया। उधर कैप्टन खेमे में सुखपाल खेरा का कैप्टन के समर्थन में 10 विधायकों का लेटर भी सामने आया है, जिसमें लिखित बयान जारी कर क्या कहा गया बता दे। इसमें यह कहा गया कि अमरिंदर सिंह पंजाब के सबसे बड़े नेता हैं और पार्टी में उन्हें छोटा दिखाने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि विधायक सुखपाल खेरा के नेतृत्व में ही इन विधायकों ने पार्टी हाईकमान के नाम पर संदेश दिया और कहा कि अमरिंदर सिंह की वजह से ही 1984 की हिंसा के बावजूद पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनी, इसलिए उन्हें कमजोर ना किया जाए।
विधायकों ने यह भी लिखा है कि प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने का अधिकार हाईकमान का है, लेकिन पिछले 2 महीने से जो कुछ हो रहा है उससे पार्टी कमजोर हुई है। मतलब पंजाब की कहानी तब तक फंसी हुई है जब तक कि आला कमान का फैसला नहीं आ जाता, और इसका सभी को इंतजार भी है। अब पंजाब की पॉलिटिक्स में मचे घमासान का अपडेट मैंने आपको बताया, लेकिन यूपी के लिए बीजेपी ने कौन सी नई खिचड़ी पक रही है, 4 मिनट के ब्रेक के बाद होगी डिटेल आपके सामने। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।